नमस्कार दोस्तों, यूजर्स इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 समाज विज्ञान की इतिहास की पाठ्यपुस्तक से हमारे अतीत वन के अध्याय 7 अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया के विषय में पढ़ेंगे। पिछले अंकों की तरह जहाँ पे आवश्यक हुआ हम एक्सप्लेन करेंगे, अदरवाइज जैसा आपको पता है व्याख्या खंड, एक विस्तृत व्याख्या खंड अलग से एक नए अंक सीरीज के रूप में आएगा। थोड़ा हम स्लो ही पढ़ने की कोशिश करेंगे जिससे सभी बच्चों को समझ में आए। ऐसे मित्र जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या सीनियर क्लास के छात्र, वो अगर उनको लगता है कि थोड़ा धीरे पढ़ा गया है तो वो उसको स्पीड में भी करके देख सकते हैं या पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। तो आपको अगर समझ में नहीं आए तो परेशान नहीं होना है, कोशिश करिएगा एक बार पढ़ने के बाद दोबारा भी इसको सुनिए, 3 बार सुनिए। रिवाइज जितनी बार करेंगे आपके लिए आसानी रहेगा और व्याख्या खंड तो आएगा ही, तो आपको वहाँ पे और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर भी अगर कोई समस्या होती है तो आप कमेंट के माध्यम से अपनी बात रख सकते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। अध्याय 7 अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। अब रोशन के माध्यम से एक बात की जा रही है, उदाहरण लेकर के पढ़ते हैं। जन्मदिन पर रोशन को दादाजी से कड़क नोट मिले। उसने उन्हें अपने हाथ में दबा रखा था। उसे एक नया सीडी खरीदने का बहुत मन था, लेकिन साथ ही वह बिल्कुल नए कड़क नोटों को देखना और छूकर महसूस करना चाहती थी। तभी उसने पाया कि सभी नोटों में दाहिनी तरफ गांधी जी का मुस्कुराता चेहरा बना हुआ था और बाईं तरफ छोटे छोटे शेर चित्रित थे। उसने सोचा, आखिर यहाँ शेर क्यों बने हुए हैं? नोट में होते हैं ना शेर के चित्र। तो उसने सोचा ऐसा क्यों है। तो चलिए आगे देखते हैं। एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य। हम जिन शेरों के चित्र रुपयों पैसों पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। इस विषय में तुमने अध्याय 6 में पढ़ा। किसके विषय में? सारनाथ के विषय में, जहाँ भगवान बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया था। ठीक, तो ये है आपको स्तंभ, जिसे हम अशोक स्तंभ कहते हैं। देखिए यहाँ पे शेर बने हुए हैं। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए। इसके पहले कि हम यह जानें कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलते हैं। वंश, जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। तो वंश क्या है? जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, चंद्रगुप्त, उसका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक। साम्राज्य में बहुत से नगर थे। मानचित्र में उन्हें काले बिंदुओं से दिखाया गया है। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले हैं उन्हें लाल बिंदुओं से दिखाया गया है। ये सारे इलाके साम्राज्य के भीतर थे। उन देशों के नाम बताओ जहां अशोक के अभिलेख मिले हैं। भारत के कौन से राज्य मौर्य साम्राज्य से बाहर थे? तो अशोक के शिलालेख जहाँ मिले हैं उनको लाल बिंदु, ये भारत का मानचित्र है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कहाँ कंधार है, कहाँ ये लम्बक है, ऊपर जो तक्षशिला है ब्लैक में। ठीक, तो शाहबाज गढ़ी तक्षशिला के ऊपर, मानसेहरा उसके बगल में, फिर इधर मेरठ के पास आप देखिए टोपरा, मेरठ, बहापुर यानी दिल्ली के पास, गुज्जर बीच में, उज्जैन ब्लैक निशान के रूप में, गिरनार गुजरात, तकरलाल। तो इस तरीके से कई हैं। कलिंग है आप देखिए जिधर उड़ीसा के वाले भाग में, और इलाहाबाद, कौशाम्बी, सारनाथ को कौशाम्बी इलाहाबाद एक ही लाइन पे हैं। पाटलिपुत्र ब्लैक में। इस तरीके से आप लुम्बिनी नेपाल सीमा पर।
तो इस तरीके से आप इस चित्र को देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। लाल अभिलेखों के प्रति स्थल है और ब्लैक जो बिंदु बना हुआ है वो क्या है, नगर है। तो महत्वपूर्ण नगर में आपको तक्षशिला सबसे ऊपर, बीच में उज्जैन, पाटलिपुत्र, ये 3 प्रमुख नगर के रूप में दिए गए हैं ब्लैक में। शेष यह है तो स्थान है। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। वहाँ पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे। राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है? तो अब आपको ये जानना है कि एक राज्य कैसे साम्राज्य से भिन्न होता है। तो सामान्य शब्दों में हम बताएं तो भारत एक बहुत बड़ा देश, तो उसमें कई राज्य, ऐसे ही समझिए। आगे देखते हैं। चूँकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की ज़रूरत होती है, इसीलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत होती है। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की ज़रूरत होती है। साम्राज्य का प्रशासन। चूँकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांवों और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे, अधिकारी उनको सजा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। इन सब के ऊपर सम्राट था, जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। तो काम करने के लिए राज्य के अलग अलग होते हैं, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट, CID, खुफिया डिपार्टमेंट, अलग अलग के नाम आप आज की डेट में जानते हैं, ऐसे पहले भी थे। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहाँ का राज्यपाल यानी गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे, उसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे, यानी भेंट के रूप में। नजराना क्या था? नजराना जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वहीं नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्रायः ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे, वही भेंट, उपहार, गिफ्ट। और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे। वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी और मधु और मोम जैसी चीज़ें ला कर दें। राजधानी में सम्राट। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। तो मेगस्थनीज कौन था? चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया की यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगस्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण दिया। यहाँ हम उसके विवरण का एक अंश दे रहे हैं। सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। अब ये मेगस्थनीज ने एक वर्णन दिया है, उसके बारे में आगे बात की जा रही है। सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। ये उस समय की बात बताई जा रही है मेगस्थनीज अपने शब्दों में, कि कैसे राजा का व्यवहार होता था, कैसे राजा चलते थे, तो वो उसकी बातें की जा रही है। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता है जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। वे हमेशा इस बात से डरे रहते हैं कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश न करे। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। और पाटलिपुत्र आधुनिक पटना के बारे में क्या बातें की जा रही है वो लिखा है मेगस्थनीज ने। यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना है, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है।
राजा द्वारा खाना खाने के पहले, अब एक सवाल है, राजा द्वारा खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को क्यों चखते थे? दूसरा, पाटलिपुत्र मोहनजोदड़ो से किस तरह भिन्न था? बताइए। आपने पिछला अध्याय पढ़ा है मोहनजोदड़ो के बारे में, पाटलिपुत्र के बारे में भी आपको बताया गया। एक बार अगर आपको ध्यान नहीं आ रहा तो आप रिवाइज कर सकते हैं जाकर। अशोक एक अनोखा सम्राट। अब यहाँ पे अशोक के बारे में बात की जा रही है कि कैसे अशोक एक अनोखा या महान सम्राट था। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। किसके माध्यम से? अभिलेख। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में थे। किस भाषा में? प्राकृत भाषा और कौन सी लिपि? ब्राह्मी लिपि। ये फैक्ट है, कुछ आपको याद करना होगा इनको। कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख। कलिंग युद्ध के बारे में अशोक का अभिलेख में क्या लिखा गया है उसके बारे में आगे बताया जा रहा है। अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही। क्या कही? राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। राजा बनने के 8 साल बाद। कौन कहता है? ये अशोक। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए, 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ। क्यों? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधी और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इसीलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैंने धम्म पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। मैं मानता हूँ कि धम्म की। कौन कह रहा है? ये अशोक कह रहे हैं। कब कह रहे हैं? कलिंग युद्ध में जीतने के बाद, जब लाखों लोग मारे गए, कई लोग असहाय हुए, जीविका गई, तब उनको यह एहसास होता है। मैं मानता हूँ, आगे अशोक कहते हैं, मैं मानता हूँ कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए धम्म यानी धर्म के माध्यम से, मैं यह एक उस समय पे बौद्ध धर्म का जो शिक्षा चल रही थी धम्म नीति, उसकी बात कर रहे हैं। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करें। इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धम्म को कैसे बढ़ाया जाए। कलिंग की लड़ाई से युद्ध को लेकर अशोक के विचारों में कैसे परिवर्तन हुआ, ये आपसे सवाल है, बताइए आप। धम्म संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृत रूप है। तो संस्कृत शब्द में जो धर्म है उसको प्राकृत में धम्म बोलते हैं। अशोक का कलिंग युद्ध। अब अशोक के कलिंग युद्ध में क्या हुआ उसके बारे में बात की जा रही है। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। कहाँ? उड़ीसा। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे, यानी घृणा हो गई। अशोक का धम्म क्या था? अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दें। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर की इस मूर्ति को देखो, ये एक मूर्ति गई है। यह बिहार के रामपुरबा में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। यह उस समय की मूर्ति का एक नमूना है। तो इस मूर्ति को कहाँ रखा गया है? राष्ट्रपति भवन में। ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। किसमें? अशोक में। उनके साम्राज्य में, अभी अशोक के बारे में बातें की जा रही हैं। ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे और इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इनके अलावा परिवार में व पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है। इसीलिए उन्होंने धम्म महामात्य नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते थे। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में भी दूत भेजे। उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों व जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। अब एक मानचित्र 6 में इन क्षेत्रों को पहचानने का प्रयास किया गया है, जो सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका है। तो इसको पहचानने के लिए आपको बोला जा रहा है चित्र में। अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश। तो प्रजा के लिए अशोक की क्या संदेश था? लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं, जब उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर, और जब यात्रा शुरू करते हैं, तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वह ज़्यादा फलदायी होगी।
ये अन्य प्रकार की रीतियाँ क्या हैं? ये हैं अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों को आदर करना, सभी जीवों पर दया करना और ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना। अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरों के धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत है। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरों के धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इसीलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है कि उनके धर्मादेश आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। किसके बारे में? अशोक के बारे में। अशोक ने धर्म के विचारों को दूर दूर तक फैलाने के लिए उन बातों को बताया जो आपके अनुसार आज भी प्रासंगिक हैं। अशोक के संदेश के उन हिस्सों को बताओ जो आज भी प्रासंगिक हैं। आपसे बोला जा रहा, बताइए। ब्राह्मी लिपि क्या है? आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई। कौन सी लिपि से आज की लिपियाँ उत्पन्न हुई? ब्राह्मी लिपि से। यहाँ आप अ अक्षर को अलग अलग भाषाओं की लिपियों में देख सकते हैं। लिखा गया है आरंभिक ब्राह्मी लिपि में आ कैसे लिखा जाता है, फिर देवनागरी हिंदी में कैसे लिखते हैं, फिर बांग्ला में कैसे लिखते हैं, मलयालम में कैसे लिखते हैं, तमिल में कैसे लिखते हैं। ये आपको यहाँ पे चित्र के माध्यम से दिया गया है। अब अनैत्य तो मतलब एक आपको कार्य करने के बारे में बोला जा रहा है। अनैत्य यानी विश्व के अन्य देश के बारे में। मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले, लगभग 2400 वर्ष पहले, चीन में सम्राटों ने चीन का दीवार का निर्माण शुरू किया। इसे बनाने का उद्देश्य उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। अगले 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रहीं। यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है तथा पत्थर और ईंट से बनी है। इसकी पूरी सतह सड़क जैसी चौड़ी है। इस दीवार को बनाने के लिए हजारों लोगों को काम करना पड़ा। हर 100 से 200 मीटर की दूरी पर इस पर निगरानी के लिए बुर्ज बने हुए हैं। ये चीन की दीवार का चित्र आपको दिया गया है। पड़ोसी देशों के प्रति अशोक का रवैया चीनी सम्राटों के रवैये से कैसे भिन्न था? आप बताइए। कल्पना करो, एक आपको मानसिक कार्य फिर दिया जा रहा है सोचने के लिए। तुम कलिंग में रहती हो और तुम्हारे माँ बाप को युद्ध में काफ़ी दुख उठाने पड़े हैं। अभी अभी अशोक के दूत धर्म के नए विचारों को लेकर आए हैं। आप अपने माता पिता और संदेशवाहकों के बीच बातचीत का वर्णन करो। तो अब आपको एक तरीके से सोचना है और वो को अपने विचार प्रस्तुत करना है कि एक सिचुएशन दी गई है, तो आप करिए कोशिश। कुछ उपयोगी शब्द हैं: साम्राज्य, राजधानी, अधिकारी, संदेशवाहक, प्रांत और धर्म। कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं। मौर्य साम्राज्य की शुरुआत कब हुई? 2300 साल से पहले, यानी करीब 300 ईसा पूर्व वर्ष से पहले। और याद करें, कुछ ये आपको अभ्यास के कार्य दिए गए, इसको करिए। इसी के साथ ये अध्याय खत्म होता है। आप वीडियो को शेयर कर अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। लाइक, शेयर, कमेंट करिए। कमेंट में अपने सवाल भेजिए अगर कोई समस्या है। और ये मानचित्र 6 दिया गया है। यहाँ पे रेशम मार्ग सहित महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग दिए गए हैं, तो आप इसको देखिए मानचित्र में और कुछ जगहों को पहचानिए। प्रायोगिक कार्य जो दिए गए हैं इसको पूरा करिए। आगे की बात में क्या है? लगभग 2200 वर्ष पहले मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। इसके स्थान पर या साथ ही अन्य जगहों पर भी कई नए राज्यों का उदय हुआ। तो पतन कब हुआ? 2200 साल पहले, यानी करीब 200 ईसा पूर्व पहले। किसका? मौर्य साम्राज्य का। पश्चिमोत्तर में तथा उत्तर भारत के कुछ भागों में करीब 100 सालों तक हिंद यवन राजाओं का शासन रहा। इनके बाद पश्चिमोत्तर, उत्तर तथा पश्चिम भारत पर शक्स नामक मध्य एशियाई लोगों का शासन स्थापित हुआ। पश्चिमोत्तर, उत्तर क्या बोलते हैं? पाकिस्तान से लेकर नॉर्थ कश्मीर वाला बेल्ट, ठीक। पश्चिम भारत यानी गुजरात वाला बेल्ट। तो इनके बाद पश्चिमोत्तर, उत्तर तथा पश्चिमी भारत पर शक नामक मध्य एशियाई लोगों का शासन स्थापित हुआ। इनमें से कुछ राज्य लगभग 500 वर्षों तक टिके रहे, जब तक कि शक शासकों को गुप्त शासकों से पराजय नहीं मिल गई। अध्याय 10, शकों के बाद कुषाणों, लगभग 2000 वर्ष पहले का शासन स्थापित हुआ। अध्याय 9 में तुम कुषाणों के बारे में और अधिक जानोगे। उत्तर तथा मध्य भारत के कुछ इलाकों में मौर्य सेनानायक पुष्यमित्र शुंग ने एक राज्य की स्थापना की। शुंगों के बाद कर्णों तथा कुछ और वंशों का शासन तब तक चला जब तक लगभग 1700 वर्ष पहले गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई। हमने देखा कि पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों पर शकों का शासन था। यहाँ पश्चिमी भारत तथा मध्य भारत पर शासन कर रहे सातवाहन शासकों के साथ इनके कई युद्ध हुए। लगभग 2100 यानी 2100 साल पहले स्थापित सातवाहन राज, यानी 100 ईसा पूर्व,
स्थापित सातवाहन राज्य लगभग 400 सालों तक टिका रहा। लगभग 1700 वर्ष पहले मध्य तथा पश्चिमी भारत में वाकाटक वंश का शासन स्थापित हुआ। दक्षिण भारत में 2200 से 1800 यानी साल पूर्व के बीच चोलों, चेरों तथा पांड्यों ने शासन किया। लगभग 1500 साल पहले पल्लवों और चालुक्यों के दो बड़े राज्यों की स्थापना हुई। इसके अलावा और भी कई राज्य और राजा थे। इनके बारे में हमें उनके सिक्कों, पांडुलिपियों तथा पुस्तकों से पता चलता है। इन सब के साथ साथ अनेक ऐसे परिवर्तन भी हो रहे थे जिनमें सामान्य स्त्री पुरुषों का महत्वपूर्ण योगदान था। इनमें कृषि का प्रसार, नए शहरों का विकास, उद्योग तथा व्यापार में प्रगति थी। व्यापारियों ने एक तरफ जहां उपमहाद्वीप के अंदर तथा बाहर जमीन के रास्तों की खोज की, वहीं पश्चिम एशिया, पूर्वी अफ्रीका तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के समुद्री रास्ते भी खुले। मंदिरों, स्तूपों तथा अन्य इमारतों का निर्माण हुआ, किताबें लिखी गई, साथ ही वैज्ञानिक खोजें भी हुई। ये सारी बातें साथ साथ हो रही थी। इस पुस्तक के बाकी हिस्सों को पढ़ते हुए तुम इन बातों को ध्यान में रखना। तो इसके साथ ही ये अंक खत्म होता है। अगले अंक में हम आपसे फिर मिलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।